Welcome back, children, with the fourth part of financial management. Already we have covered a large portion of this chapter. Now we have come to an important topic, that is capital structure of the company. What is capital structure? एक कंपनी का एक डेट एंड इक्विटी का रेशियो की एक कंपनी ने कितना पैसा डेट से अरेंज किया है और कितना पैसा इक्विटी से अरेंज किया है. That structure, that is the proportion of equity and debt in a that is the financial structure of a company, that is known as capital structure of the company. हमने जो फाइनेंशियल डिसीजंस में फाइनेंसिंग डिसीजंस किया था, उसका बहुत जो है सिमिलर पार्ट, रादर वी शुड से इट इज अ रेपिटेटिव पार्ट इन दिस कैपिटल स्ट्रक्चर. जिन बच्चों को कई बार वो फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स भूल जाते हैं, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर के भी फैक्टर्स लिखते हैं, तो बोर्ड मार्क्स नहीं काटेगा. सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी? द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी is known as, in a financial structure, is known as capital structure of a company. Basically जब भी हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं. एक कि प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा फ्रेम होना चाहिए दैट शुड मैक्सिमाइज इक्विटीज वेल्थ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो, ताकि ये वाला जो टॉपिक है उनको बहुत और क्लियरली समझ आएगा. सो प्रॉफिटेबिलिटी, आप इक्विटी के वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, that is the focus. And second one is we will consider the financial risk. What is financial risk? Financial risk is default in payment of borrowed fund. अगर आपने डेट का प्रपोर्शन ज्यादा ले लिया और उस डेट के प्रपोर्शन में आपका जो है यू आर अनेबल टू पे बैक द इंटरेस्ट, आप अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, then this risk is known as financial risk in a company. So दो चीजों पे हम फोकस करते हैं. One is profitability and second one is financial risk. What are the factors which we consider? First one is cost of debt or cost of equity. Already हमने किया था फाइनेंसिंग डिसीजन में. What is cost of debt? जिस भी सोर्स ऑफ फंड का, डेट का, बोरोड फंड का, अगर आपको जो भी सोर्स ऑफ फंड सस्ते में मिलेगा, हम वो फंड को ऑप्ट करेंगे. अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ कौन से दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं? एक कि मेरा ओनर्स फंड कितना होगा या मेरा बोरोड फंड कितना होगा. मैं अपने कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को कैसे मैं मेंटेन करूंगा, दैट इज कैसे मैं फ्रेम करूंगा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर. So we will consider cost of debt. जो भी सोर्स ऑफ फंड बोरोड फंड का आपको सस्ते में मिलता है, वो हम कंसिडर करेंगे. Now what is cost of equity? It is related with cost of debt only. अगर हम बोरोड फंड कम लेते हैं, हमारी लायबिलिटी कम होती है, तो हम इक्विटी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा देते हैं. हमने फर्स्ट वाले वो टेबल में किया था, हमने बोरोड फंड की लायबिलिटीज को, इंटरेस्ट को देना शुरू किया, देन हमने प्रेफरेंस शेयर्स को दिया, रिटेन्ड अर्निंग किया, लास्ट में हमने इक्विटी वालों को पैसा दिया. तो अगर हम इक्विटी के अर्निंग पर शेयर को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम डेट जो है वो कम लेंगे. Then next factor is flotation cost. Already we have discussed cost of raising the fund. जिस भी फंड का cost of raising the fund is less, और जो है फाइनेंस मैनेजर will opt for that. हमेशा we always know कि हमारा डेट का जो कॉस्ट है वो इक्विटी के कॉस्ट से थोड़ा कम होता है. डेट लेने में हमें दो फायदे होते हैं. एक कि आपका कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और दूसरा जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो इनकम टैक्स में टैक्स डिडक्टेबल है. तो दो फायदे हमको मिलते हैं अगर हमको डेट चीपर रेट पे मिल जाता है. सो फ्लोटेशन कॉस्ट इज जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड, अगर वो कम होगा हम उसी सोर्स ऑफ फंड को कंसिडर करेंगे. Next one is cash flow position. Again the common one, cash flow position of the company. आपके कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने डेट और इक्विटी को जो है वो मेंटेन करोगे.
अगर कैश फ्लो कम है वी विल गो फॉर इक्विटी, अगर कैश फ्लो ज्यादा है वी विल गो फॉर डेट. सो नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? एक कंपनी में हम कितना, एक कंपनी के अंदर कितनी लायबिलिटी है आपके क्या बोलते हैं आपका EBIT, दैट इज जितनी भी आपने अर्निंग करी, आप अपनी अर्निंग में से कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ या कोई मेरी कंपनी है जो 1 लाख रुपए कमा रही है, तो वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से मैं कितना इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ. जितना इंटरेस्ट मैं पे कर सकूंगी, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मोर वी विल ऑप्ट फॉर बोरोड फंड. पर इंटरेस्ट इज नॉट द ओनली ऑब्लिगेशन इन अ कंपनी. सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं है हमें देने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कवर करते हैं. तो अगर जो भी डेफिशिएंसीज आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में रह जाती है, दैट इज कवर्ड बाय डेट सर्विस कवरेज रेशियो. इसमें जितना भी पैसा आपका, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, ये आपके पास से जा रहा है, और जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इंटरेस्ट है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन है, इसके रेशियो को हम कंसिडर करते हैं. जो भी इंटरेस्ट इज नॉट द ओनली ऑब्लिगेशन इन अ कंपनी, यू हैव टू गिव डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो. आपको इंटरेस्ट भी पे करना है जितने भी आपने बोरोड फंड लिए, पर आपके पास पैसा टैक्स के बाद आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है कंपनी के पास. जब हम इसका रेशियो निकालते हैं, हमें एक्चुअल पोजीशन एक कंपनी की पता चलती है कि वो कितना बोरोड फंड को ऑप्ट कर सकता है. मतलब एक कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन वो बोरोड फंड का ले सकता है. अगेन हायर द DSCR, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मोर वी कैन अरेंज फंड्स फ्रॉम बोरोड फंड और फ्रॉम डेट. Next one is return on investment. Again, very important topic. What is the return on investment? Return on investment is आपने पैसा जितना भी लगाया, आपको वापस कितना आ रहा है, इतनी आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना आ रहा है. ऐसे ना हो कि आपको जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो दैट रेट इज मोर, और इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कम है, कंपनी तो डूब जाएगी. अगर मैं पैसा लगा रही हूँ कंपनी में और मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% आ रहा है, पर मैं ब्याज 15% भर रही हूँ, इंटरेस्ट 15% भर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं कैसे भरूंगी जब मेरे पास रिटर्न 10% आ रहा है, 15% का मैं इंटरेस्ट कैसे भर सकती हूँ. सो ऑलवेज फेवरेबल कब होता है? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस. सो वी विल कंसिडर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ट्रेड ऑन इक्विटी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. कि एक फाइनेंस मैनेजर अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है तो कैसे वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ऑप्शन भी ले सकता है अगर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. So that we will discuss in the second part of this video. Then risk, again जिस भी सोर्स ऑफ फंड का रिस्क ज्यादा है हम उस फंड को ऑप्ट नहीं करेंगे, whether it is owners fund or whether it is borrowed fund. Next factor is control. Already we have discussed this, so in last 2-3 videos we have discussed in detail. That is why थोड़ा सा फास्ट हो रही हूँ उसको करने के लिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल लीवरेज और जो ट्रेड ऑन इक्विटी है वो न्यूमेरिकल पार्ट जो है बहुत डिटेल में कराना है. फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल इज, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके अपने हाथ में रहे तो आप क्या करोगे, आप इक्विटी को कम लोगे और बोरोड फंड को ज्यादा लोगे. ठीक है, हमेशा नंबर इक्विटी का पोर्शन अगर आप बढ़ाते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है. देन फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? जिस भी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, आगे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना है आपको, तो आप हमेशा सोचो कि अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो आपके लिए बोरोड फंड आपका साथ नहीं देगा, मालिक साथ देगा, इक्विटी साथ देगा. तो अगर चाहते हो कि आपके बिजनेस में आगे फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आप उसको चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इक्विटी वालों को ज्यादा लोगे और बोरोड फंड को जो है वो कम लोगे. देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हमारे जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट के, सेबीज के रूल, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है. तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो डिसाइड कर रहा है कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन
इक्विटी का होना चाहिए या कितना प्रपोर्शन आपका डेट का होना चाहिए, उसको कंसिडर करने के बाद वी विल फ्रेम अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। कई बार जो नई कंपनीज होती हैं वो आती हैं, उनसे बिल्कुल सिमिलर कंपनी और ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और वो फ्लरिश भी कर रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। आप स्टडी कर सकते हो कि उन्होंने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम किया, क्योंकि उनके इक्विटी अर्निंग पर शेयर इक्विटी वालों का बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप देखते हो कि मेरे बिल्कुल सिमिलर मेरी कंपटीशन में एक कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में है, पर वो मेरे सिमिलर इंडस्ट्री है, सिमिलर हमारी कंपनी है, पर उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो यू कैन स्टडी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज ऑल्सो एंड देन यू कैन फ्रेम योर ओन कैपिटल स्ट्रक्चर। सो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें जो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में करी थी, लाइक कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो, रिस्क, कंट्रोल, ये सब हमें, दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ, हम कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पर भी हमने डेट और इक्विटी के रेशियो को ही स्टडी किया था। सो ऐसे एक छोटा सा टिप दूंगी बच्चों को कि अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स और फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स साइमल्टेनियसली लर्न कर रहे हैं, तो कॉमन वाली चीजें को उठाओ, लाइक कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, कैश फ्लो है, रिस्क है, कंट्रोल है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन में भी है और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी है, और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सेम है। सो 6 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगर फैक्टर्स इफेक्टिंग में अगर 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, देन ऑल्सो आपके पास 6 ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करो, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न both the topics simultaneously. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। जो बच्चों को लगता है कि मैम ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये समझ नहीं आता कि इसमें ये क्या कैलकुलेशंस, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, या फाइनेंशियल लीवरेज है क्या, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या। वेरी सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट और इक्विटी को फ्रेम करता है, उसमें आपने कितना डेट ऑप्ट किया टोटल इन्वेस्टमेंट में, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर इज फाइनेंशियल लीवरेज। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि फाइनेंशियल लीवरेज 2 तरह से जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो है, कैसे एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। अगर एक फाइनेंस मैनेजर को सस्ते में डेट मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोरोड फंड को ज्यादा लेगा। सस्ते में सोर्स ऑफ फंड है, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, इक्विटी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, वो भी आपको फायदा होगा कंपनी को। पर रिस्क किस चीज का है, फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने इतना बोरोड फंड ले लिया कि आप पे बैक ही नहीं कर सक रहे, आपने कैलकुलेट करके, आपको सस्ते में फंड तो मिल गया, आपने बहुत सारा फंड लिया, पर आपने कैलकुलेट नहीं किया कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो नजर आया, वो आपको अट्रैक्ट किया, पर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर दिया या आपने साइडलाइन कर दिया। ऑब्वियसली फाइनेंशियल लीवरेज, अगर हम जो डेट का प्रपोर्शन है वो कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क लेके आ जाएगा। So see how balanced a capital structure is. एक कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके डेट और इक्विटी के रेशियो में टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना प्रपोर्शन डेट का है, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, या रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाता है, या अर्निंग पर शेयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे हम देख सकते हैं कि क्या ये हमें फायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है। इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार है। एक तरफ तो रिस्क है, अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा तो, अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क आ गया तो, लॉस हो गया तो, और दूसरी तरफ सस्ते में फंड मिल गया था, बड़े मजे से यूज कर लिया हमने, इक्विटी के अर्निंग पर शेयर को बढ़ा दिया। सो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। एक फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल लीवरेज को या ट्रेडिंग और इक्विटी को एक डबल एज स्वॉर्ड के समान लेके चलता है। या तो फायदा हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, या फिर आपको लॉस हुआ तो आपका अर्निंग पर शेयर भी कम हो गया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया।
एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल फाइनेंशियल लीवरेज का, और उसी के बेसिस पे जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है फाइनेंशियल लीवरेज का, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं केस स्टडीज में, दैट वी विल डू. ठीक है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट का जो प्रपोर्शन आपका है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज. सो विल गो विथ एन एग्जाम्पल. एक छोटी सी केस स्टडी जो इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाती है. दो दोस्त थे, ठीक है. एक का नाम था रचित और दूसरे का नाम था राम. बहुत फास्ट फ्रेंड्स. सी विल गो विद अ केस स्टडी एंड देन आई विल एक्सप्लेन फाइनेंशियल लीवरेज को पूरा. इट इज वेरी इजी. दो दोस्त थे रचित और राम, और दोनों ने सोचा कि हम मिलके एक बिजनेस करते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उनको लगता है कि इसमें कितना पैसों की जरूरत होगी, हम शेयर कैपिटल कितना रखें. तो उनको लगता है कि दोनों को 10-10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस बिजनेस में लगाने पड़ेंगे. तो रचित अपने फादर के पास जाता है और बोलते हैं, पापा मैं जो है एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट है. फादर को बहुत ज्यादा फेथ होता है अपने बच्चे पे, तो बोलता है कि ठीक है, आप यू कैन गो फॉर इट, और मैं आपको अपने पास से तुमको पैसा दे दूंगा. व्हाट इज इट? ओनर्स फंड. कितना पैसा? 10 लाख रुपीस चाहिए था. 10 लाख रुपीस रचित ने ओनर्स फंड के बेसिस पे ले लिया. अब राम भी अपने फादर के पास गया. उसने कहा कि मुझे भी 10 लाख रुपीस चाहिए. तो फादर ने कहा, बेटा 10 लाख रुपीस तो मैं नहीं दे सकता हूं, 4 लाख ही है मेरे पास. अगर तुझे लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है तो तुम 6 लाख का लोन ले सकते हो बैंक से. सो राम क्या करता है, ओनर्स फंड 4 लाख रुपीस लगाता है. rather than I should write over from here only, we can write, see, owners fund और borrowed fund. कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे हैं. देखो, borrowed fund रचित का इट इज नील, पर व्हाट ये क्या करता है, बैंक से 6 लाख रुपीस एट द रेट ऑफ 10% ले लेता है, 15% ले लेता है. 15% पर एनम 6 लाख रुपीस ले. अब इसके भी 10 लाख एंड हियर ऑल्सो इट इज 10 लाख. दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगा लिया अपनी अपनी कंपनी में. दोनों ने बहुत अच्छा काम, कंपनी ने काम किया, और काम करने के बाद जब ईयर एंड में उन्होंने प्रॉफिट देखा तो जो प्रॉफिट उनको दोनों को 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ. दैट इज EBIT. यू ऑल नो व्हाट इज EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दैट इज EBIT. 3 लाख रुपीस रचित को बच गए और 3 लाख रुपीस राम को बच गए. दोनों का EBIT. इसको भी 10 लाख रुपीस लगाया इन्होंने, इससे भी 10 लाख रुपीस लगाया, 3 लाख इसको बचे, 3 लाख इसको बचे. नाउ जैसे ही 3 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, रचित खूब खुश होता है. ही इज वेरी हैप्पी. एक बहुत बड़ा सा स्माइली इसके फेस पे है, क्योंकि इसको इंटरेस्ट नहीं देना, इसने पूरा का पूरा पैसा ओनर्स फंड से लिया है. पर क्या राम अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं करेगा? जैसे ही प्रॉफिट कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया, एट द रेट ऑफ 15%, 6 लाख का 90,000 रुपीस इसको इंटरेस्ट पे करना है. ये क्या करेगा, 90,000 रुपीस इंटरेस्ट पे कर दिया. लायबिलिटी आपको देनी है, क्योंकि इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों है. सो इसके पास कितने बचे, 2,10,000. यहां पर कितना आया, इट इज 3 lakhs ओनली. I'll put a line, confuse me.
3 लाख EBIT वॉज 3 लाख, इसको बचा 3 लाख, इसको बचा। इसके फेस पे बहुत बड़ा सा स्माइली, क्योंकि इसको इंटरेस्ट नहीं देना है, पर इसको इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 15%, इट इज 90,000। नाउ दिस 3 lakhs or this 2,20,000 is earning after interest before tax। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना छोड़ देगी, अगर आपने पैसा कमाया तो आपसे टैक्स लेगी। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स, वी आर ओनली एज्यूमिंग, एट द रेट ऑफ 50% लेती है, 1,50,000 इसको टैक्स देने पड़ेगा, इसका 50% 1,05,000 इसको देना पड़ेगा। इसके पास कितना बचा, हम डिडक्ट कर रहे हैं, वी आर डिडक्टिंग टैक्स, सो इट विल बी 1,50,000 और यहां पर 1,05,000। नाउ दिस इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। फिर से दो फ्रेंड्स थे, दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। एक ने सिर्फ ओनर्स फंड का ऑप्शन लिया, एक ने डेट को भी इंक्लूड किया इसमें, बोरोड फंड को भी। 3-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस वॉज EBIT। इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, इसकी लायबिलिटी है, 90,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इज 3 lakhs, यहां पर 2,10,000। 50% टैक्स दिया, 1,50,000 या 1,05,000। किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जरा देख के बताओ तो, रचित का या राम का? लेट अस कैलकुलेट। रचित ने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज EBIT अपॉन, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं हम। रेट ऑफ रिटर्न इज आपका जितना भी आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है अपॉन ओनर्स फंड, जितना भी पैसा आपने लगाया इक्विटी का, इनटू 100। तो देखो इसका 1,50,000 वॉज अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओनर्स फंड लगा था 10 lakhs into 100, this is your 15%। पर इसका देखो रेट ऑफ रिटर्न इज 1,05,000 अपॉन ओनर्स फंड, इसने सिर्फ 4 लाख रुपीज लगाया, into 100, and this is approximately 26.25%। What is it showing? कि अगर हमें बोरोड फंड सस्ते में मिल जाए तो हमें फायदा तो हो सकता है। रेट ऑफ रिटर्न इसका ज्यादा है और इसका कम है, इट इज ओनली 15% और इट इज 26.25%। इसी में अगर आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया कि कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, फिर अर्निंग पर शेयर में यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जाम में अगर शेयर्स की वैल्यू दी है तो ओनर्स फंड का अगर 10 रुपीज के हिसाब से होगा तो वी विल कंसिडर इट एज 1 लाख। यहाँ पर जो है 10 रुपीज पर शेयर या 100 रुपीज पर शेयर है, तो हम ओनर्स फंड को डिवाइड करके वी विल कैलकुलेट व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आता है आपको सिर्फ 3 चीजें पूछेंगे, एक रेट ऑफ रिटर्न कितना है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, अर्निंग पर शेयर कितना है, ऑलरेडी इट इज EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, और एक और पूछते हैं दैट इज ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। It is total investment. What is total investment? Owners fund plus borrowed fund. So इसमें दोनों का EBIT was 3 lakhs अपॉन जितना उन्होंने क्या वो किया था दैट इज
जो है 10 लाख रुपीस जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया था। So return on investment में it is EBIT. Either they will ask what is rate of return or what is the earning per share or return on investment. So always your rate of return or rate on investment should be more than rate of interest. अब आप ये देखिए 15% आपके पर लाइबिलिटी है पर 26% आपका ROI आया है। सो वी कैन गो फॉर बोरोड फंड, हम इतना बोरोड फंड ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल लीवरेज ये बताता है कि आप कितना, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, और वो कोई फाइनेंशियल रिस्क तो लेके नहीं आ रहा है, यहां पर कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेके आ रहा है। अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है, आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऐसे करोगे, आप देखना कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 15% है और यहां पर सिर्फ 10% आता है, देन वी वुड हैव नॉट गॉन फॉर डेट। क्यों? क्योंकि हमारा रिटर्न तो 10% आ रहा है पर इंटरेस्ट हम 15% भरेंगे, कैसे भरेंगे? सो वी विल नॉट गो फॉर डेट। सो दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज, दिस इज ट्रेड ऑन इक्विटी, कि कैसे अगर हम डेट का प्रपोर्शन, अगर डेट हमें सस्ते में मिलता है तो हम अर्निंग पर शेयर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। एंड सेकेंड कि ये टैक्स डिडक्टेबल है, इसका ये एक सेकेंड एडवांटेज है। सो हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में किया था, दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अ फाइनेंशियल मैनेजर कैन गो फॉर ट्रेड ऑन इक्विटी सो दैट अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। होप आपको फाइनेंशियल लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेड ऑन इक्विटी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई आपके लिए कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको लग रहा है कि आपको इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट करना है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी आप, यू कैन write it in your comments. I'll make sure that I clear your doubts. So that's all for today. Next, last वाले टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जाने से पहले एक बार और कहना चाहूंगी कि एक ब्लैंक फॉर्मेट हमेशा रखा करो। ओनर्स फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है, देन EBIT, वी विल माइनस इंटरेस्ट, देन अर्निंग आफ्टर आपको ये मिलेगा, माइनस टैक्स, और आपका अर्निंग दैट इज दिस इज योर EAT आपको मिल गया। दोज हु वांट टू नोट इट डाउन ताकि उनको हेल्प कर हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स है फॉर प्रैक्टिस, दे कैन गो विद दिस ओनली। आपके बुक में सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 दिया हुआ है। मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके, 2 रचित और राम का एग्जाम्पल लेके करा दिया टू मेक इट मोर इजी। So today we have gone with the capital structure, with the factors of capital structure, very important topic, financial leverage, the proportion of debt in the capital structure, that is debt equity ratio, और कैसे financial leverage अर्निंग पर शेयर को बढ़ा भी सकता है अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा। So that's all for today. Thank you and have a nice day. We'll again meet with the last topic, that is fixed capital and working capital.